वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आखिर ज्ञान में। आज की लाइव क्लास आपके लिए पुनः लेके आए हैं भूगोल संबंधित परीक्षा सामग्री के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव क्लास को। आज का अपना टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। कुछ समय अभाव की वजह से आपके लिए 2 दिन क्लास नहीं आ पाई थी, आज पुनः आपके लिए क्लास लेके आए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ऐसे ही आपके लिए कम समय के अंदर तैयार किया गया मैटर है। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी क्वेश्चन एक साथ है आपके सामने। लेकिन हम करते हैं पहले सवाल से स्टार्ट। प्रश्न संख्या आपका है फर्स्ट, देख लीजिए। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी? ये है आपका प्रश्न कि गांधी जी ने भारत के संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत कब की थी। आपको ये बताना है। ए ऑप्शन आपका 1922, बी ऑप्शन 1925, सी ऑप्शन आपका है 1928 और द ऑप्शन यानी डी ऑप्शन आपका 1813 ईस्वी में। अब आपको ये बताना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उन्होंने संविधान निर्माण की मांग किस वर्ष में प्रस्तुत कर दी थी। चलिए भाई कमेंट करके बताइए आपके अनुसार क्या जवाब सही होगा। आज के जितने भी प्रश्न है वो संविधान सभा से रिलेटेड हैं, यानी कि संविधान निर्माण के अंदर जो भी प्रश्न हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं, तो वो उन्हीं से संबंधित हैं। तो आप तो बस कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सन 1922, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जी। हाँ, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ये उनका कहना था। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1919 से लेकर के, इसके बाद जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद जब उसको स्थगित किया गया था, उस समय गांधी जी ने संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत कर दी थी। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रस्ताव में प्रथम बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था? यानी कि अंग्रेजों ने लगभग जितनी बार भी भारतीयों ने कहा कि हमारा संविधान हमारे द्वारा निर्मित होना चाहिए, उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया, वह किस प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था आपको ये बताना है। यहाँ ऑप्शन में आपके सामने डंकन प्रस्ताव, एक है वेवेल योजना, एक है अगस्त प्रस्ताव और एक है कैबिनेट मिशन। तो कमेंट करके बताइए आपके अनुसार कौन सा प्रस्ताव, कौन सा मिशन और कौन सी योजना यहाँ हो सकती है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए। हाँ जी, जो आज जिस संविधान की हम बात करते हैं वो संविधान इतना इजीली नहीं बना था, उसके लिए हमें बहुत परेशानियाँ, आज़ादी के लिए बहुत परेशानियाँ जो है वो देखनी पड़ी हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार वह कौन सा प्रस्ताव, वह कौन सी योजना, वह कौन सा मिशन था जिसके बाद संविधान निर्माण की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। कमेंट फास्ट स्टूडेंट्स, कमेंट फास्ट। हाँ जी, क्लास में यदि आपको आनंद आता है, एंजॉय करते हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रस्ताव में अगस्त यहाँ पे महीने का नाम है जी, अगस्त किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से ये प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा
और उस समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। ठीक है, उन लिनलिथगो ने यह योजना जो है, ये प्रस्ताव जो है वो भारत के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति थे उस समय के, उनके सामने रखा था। उस समय एक संस्था के रूप में कांग्रेस काम कर रही थी, तो कांग्रेस के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव जो था वो भारतीयों के अनुसार नहीं था, उसमें पूर्णतया भारतीय संविधान की छूट भारतीयों को नहीं दी गई थी, इसलिए मना कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। यहाँ पे वेवेल योजना की बात करें 1945 में, वेवेल योजना 1945 में हुई थी, कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है, ये कुछ और भी योजनाएं थी। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3, देश विभाजन से पूर्व संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? देखिए, देश का विभाजन 1947 में हुआ था। ठीक है, और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उससे पहले ही संविधान सभा का निर्माण हो गया था। संविधान सभा का निर्माण कब हो गया था? संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर और 1946 को ही हो गया था जी। ठीक है, अब देखिए, देश आज़ाद तो हुआ था 1947 में, इसका मतलब संविधान सभा का निर्माण पहले हो गया था। जब देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनः निर्माण हुआ, क्योंकि 2 बार निर्माण हुआ था संविधान सभा का, 2 स्टेप में हुआ था। तो जो सबसे पहले देश के आज़ाद होने से पहले जब निर्माण हुआ था, उस समय सदस्य संख्या शुरुआत में कितनी थी, आपको ये बताना है। और कमेंट करके बताइए कि संविधान सभा में कितने सदस्यों को डिसाइड किया गया था कि इतने सदस्य चुन करके आने हैं संविधान सभा में। चलिए भाई, कमेंट करके बताइए फटाफट, आपके अनुसार कितने सदस्य होंगे? 389, 296 या 73 या 208? कमेंट करके बताएं आपके अनुसार वो कितनी संख्या है। चलिए तब तक बात करते हैं देश विभाजन की। देश का विभाजन माउंट बेंटन योजना के तहत 3 जून 1947, 3 जून 1947 को माउंट बेंटन योजना लागू हुई थी, जिसके तहत भारत से अलग होकर के एक और देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग जो है वह संविधान सभा में पहले शामिल थी, और जैसे ही देश विभाजन की बात हुई तो यहाँ भारत की संविधान सभा से मुस्लिम लीग की संख्या अलग हो गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पहले संविधान सभा की संख्या थी 389। चलिए 389 थी। अब हम बात करते हैं, 389 थी तो मुस्लिम लीग के सदस्य जब बाहर हो गए तब कितनी बच गई संख्या? तब हो गई थी 324 बच गई थी भाई। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश विभाजन से पहले संविधान सभा की सदस्य संख्या थी 389 और देश आजाद होने के बाद 324 संख्या थी। चलिए ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा, चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुआ? जो रियासतें थी उनको भी कहा गया था कि आप अपने अपने प्रतिनिधि हैं वो भेजेंगे संविधान सभा के अंदर, लेकिन ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अपना कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा ही नहीं, शामिल ही नहीं हुआ वहाँ का? आपको बताना है। ए ऑप्शन मेवाड़ रियासत, हैदराबाद रियासत, सी ऑप्शन कश्मीर रियासत और डी ऑप्शन आपका जूनागढ़ रियासत। देखिए, मेवाड़ राजस्थान में, हैदराबाद है वो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश, कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर का भाग, जूनागढ़ है वो गुजरात में, है ना। तो उस समय ये कुछ रियासतें थी, स्वतंत्र रूप से यहाँ के राजा हुआ करते थे, और इन राजाओं में आपको ये बताना है कि वो कौन सी रियासत थी जो हमारे संविधान सभा में शामिल ही नहीं होना चाहती थी। आपको ये कमेंट करके बताना है वो कौन सी रियासत थी, बताइए भाई। चलिए हाँ भाई बताओ। प्रश्न संख्या 4 चल रहा है अपना। हाँ जी, कमेंट करके बताएं भाई। चलिए इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा जी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद जो वर्तमान में हम बात करें, ये
तेलंगाना की राजधानी है, न कि आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो हैदराबाद जो रियासत थी वह भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह पेट के मध्य में एक ऐसा फोड़ा है जिसको दूर करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो मध्य भारत की हम बात करें, बिल्कुल भारत के मध्य में, ये अलग से शामिल नहीं होना चाहता था भारत के साथ में, ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी रियासत। इसलिए हैदराबाद रियासत जो थी उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया कि यह एक ऐसा फोड़ा है पेट में जिसको निकालना बहुत ही आवश्यक है, और हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करवाया गया था बाद में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद रियासत। प्रश्न संख्या 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे? कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। सच्चिदानंद सिन्हा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए भाई कमेंट करके बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बता दीजिए। भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को विधिवत उद्घाटन हुआ था। केंद्रीय हॉल के अंदर संविधान सभा की बैठक हुई थी, और उस बैठक के बाद जो है वह, कोई भी बैठक होती है तो उसका कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो उसके लिए 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था सबसे पहले। ठीक है, यदि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे तो 2 दिन बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई, और वो स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हमारे स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे संविधान सभा के, और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए, प्रश्न हमारे 5 कंप्लीट हो गए हैं जी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये लीजिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने। 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज आप जानते ही हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ट्राइकलर, ठीक है, उसको कब अपनाया गया था? तब तक हम बात कर लेते हैं तिरंगे के बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका जो किस प्रकार का रूप होगा, कैसे उसका निर्माण होगा, उसकी अभिकल्पना जो है वह पिंगली वेंकैया ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तिरंगे झंडे राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की है? पिंगली वेंकैया ने की है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है वह उसको अपनाया कब गया था? भारतीय संविधान सभा ने उसको कब अपनाया था? तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तब तक आप लोग कमेंट करके बताएं भाई, मैं भी अपना उत्तर बता देता हूं। और यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, यानी कि देश के आज़ादी की प्राप्ति होने से पहले ही हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था, है ना। 22 जुलाई और 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था। बस संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ये इसको हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। और चलिए, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया था? ये देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है वह जनवरी 1950 में स्वीकार किए गए थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आप अंतर जानते हैं। डेली जो है आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आपकी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है उसका वाचन होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? ये आपका प्रश्न रहा 7 नंबर। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। आपके सामने जो ऑप्शन है आपको उन्हीं में से बताना है। ए ऑप्शन है आपका भारत, बी ऑप्शन है आपका चीन,
सी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन आपका इंग्लैंड। आपको कमेंट करके ये बताना है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए भाई। हाँ, आपके कमेंट के बिना तो मज़ा नहीं आएगा भाई, कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कौन सा देश है जहां का संविधान सबसे बड़ा है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पे 7 आर्टिकल्स हैं, 7 अनुच्छेद ही हैं केवल। इंग्लैंड का तो कोई संविधान है वो तो केवल परंपराओं के ऊपर आधारित है, कोई लिखित संविधान है ही नहीं। और चीन की हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है, उनका संविधान है, कोई वैसे देश में संविधान वहाँ सर्वोपरि नहीं है। तो यहाँ रही बात भारत की, तो भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन में आप समझ गए होंगे किसका सबसे बड़ा संविधान है। संविधान हो जाएगा सबसे बड़ा भारत का संविधान, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और यूएसए के संविधान में तो केवल 7 ही आर्टिकल हैं, 7 ही अनुच्छेद हैं। अब तक भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन ही हुए हैं। एक बात साथ में आपको एक ध्यान और रखना है, सबसे यदि आपसे पूछा जाए कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा जी। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा संविधान भारत का, सबसे पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का, क्योंकि इसका संविधान 1788 में ही बन के तैयार हो गया था। भारत का संविधान तो बाद में बना है ना। भारत का संविधान जो था वो तो आपको पता ही है। संविधान सभा की हम अभी बात चल रही है, संविधान सभा कब बनी थी? 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर के जब संविधान बना था, उसके बाद लागू हुआ हमारे 26 जनवरी 1950 को, तब हम मान सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जबकि ये बहुत पुराना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे भाई? आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। देखो ऑप्शन में जितने भी हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रथम राष्ट्रपति बताना है वो कौन थे, कब बने थे। चलिए आंसर बता देते हैं, बहुत ही इजी सवाल था और सिंपल सा इसका आंसर, कोई सोचने वाली बात नहीं थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उसके बाद में दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1962 से लेकर के 1967 इनका जो कार्यकाल था। इसका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ तब से लेकर के और 1962 तक, 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद 2 नंबर के बाद में हम बात करें शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे 1992 से लेकर के 1997 तक। उसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने, 11वें राष्ट्रपति बने थे, जो कि 2002 से लेकर के 2007 तक बने थे। और वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? चलिए भाई कमेंट करके बता दीजिए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। चलिए यह आपका प्रश्न बाकी रहा, तब तक आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? चलिए भाई कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, स्पेशली क्या है भारत के संविधान में? संसदात्मक या अध्यक्षात्मक व्यवस्था है यहाँ की संघात्मक या संसदात्मक व्यवस्था है, या फिर यहाँ का संविधान एकात्मक है
और संसदात्मक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की है? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं संविधान के बारे में तो संविधान की विशेषताएं हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि भारत का संविधान में कौन कौन सी खास बातें हैं, कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनमें विशेषताओं में पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो इन ऑप्शंस में दी गई है। चलिए भाई, सिलेक्ट करके कमेंट करके बताइए आपके अनुसार वह कौन सी विशेषता होगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत में एकात्मक नहीं है, संघात्मक व्यवस्था है। सी ऑप्शन भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं वाली बात नहीं है। बी ऑप्शन है भारत में संघात्मक, यानी कि यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, तो यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था भी है और यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था भी है। ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा जी यहाँ पे। तो जिन लोगों का बी ऑप्शन सही है बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, उनका बिल्कुल सही विशेषता उन्होंने बताई है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, निम्न में से किस विद्वान ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वायदा, प्रॉमिस, तथा हमारी जो सभ्यता है उसके साथ की गई संधि कहा था? वह कौन से विद्वान थे इनमें से? उस विद्वान का नाम आपको बताना है जिन्होंने मूल अधिकारों को, देखो यहाँ पे मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ, हमारी भावना के साथ किया गया प्रॉमिस और सभ्यता के साथ की गई संधि, ट्रीटी जो है वो कहा गया था। ये कमेंट, ये जो है ये कथन किसका था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन में आपके सामने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि एक एक क्या हम बात करें कि ये एक शिक्षा के जगत के अंदर काफ़ी प्रसिद्धि का एक नाम है, और इन्होंने सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी हुए हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको कमेंट करके ये बताना है कि वह कौन थे जिन्होंने ये सब कुछ कहा था। चलिए जी, यहाँ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे, और इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो सुशोभित किया था, राष्ट्रपति भी बने थे। और यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 11 से लेके 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था? आपको ये बताना है वह मौलिक अधिकार कौन सा था जिसको 44वें संविधान संशोधन, क्योंकि अमेंडमेंट, संशोधन होते रहते हैं। हमने भी बात करी कि भारत के संविधान के अंदर जो है वो अब तक जो है वो कितने संशोधन हो चुके थे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं, है ना। तो ये संशोधन जब हो रहे थे, 44 नंबर संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, उसके तहत मौलिक अधिकार, जो अभी हमने पीछे भी बात करी है मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को हटाया। कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया था आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और डी ऑप्शन है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। किस अधिकार को हटा करके उसको
विधिक अधिकार बना दिया गया था, आपको ये बताना है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। कमेंट में कोताही नहीं बरतें भाई, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं आपके अनुसार इसमें क्या सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11, 11 का कमेंट करें भाई। देखिए यहाँ कुछ हम अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था, और हमारा यहाँ पे जवाब भी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। वह संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था पहले, जिसको अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा कर के और इसको 300A नहीं, अनुच्छेद कौन से में जोड़ दिया इसको, 300A में जोड़ दिया गया इसको, अनुच्छेद 300A में 31 से 300A में जोड़ दिया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया। पहले हमारा मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है? चलिए भाई कमेंट करके बताइए। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को हमारे संविधान का हृदय कहा है, हमारे संविधान की आत्मा कहा है? देखिए ऑप्शन आपके सामने, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार को कहा था। बी ऑप्शन आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। सी ऑप्शन आपके सामने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कहा था। और डी ऑप्शन आपके सामने शोषण के विरुद्ध अधिकार को कहा था। कमेंट करके बताइए डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वह कौन सा अधिकार है जो कि भारत की संविधान की आत्मा है, भारत के संविधान का वो हृदय है। चलिए जिसका जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है, और यह हमारे जितने भी मौलिक अधिकार उन सब से हमारे बचाव के लिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न चलते हैं। देखिए भाई संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है आपको ये कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन है भाग 4, बी ऑप्शन है आपका भाग 2, सी ऑप्शन आपका भाग 3 और डी ऑप्शन है आपका भाग 9। आपको ये बताना है कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं, आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए भाई कमेंट करके बता दीजिए, तब तक हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा संविधान का जो भाग 4 है वह 36 से लेकर के 51 जो है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद तक विस्तृत है। भाग 2 की हम बात करें जिसमें नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, और भाग 3 की बात करें जिसके अंदर संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक की बात उसमें की गई है। और उसके बाद में भाग 9 की हम बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बच गया भाग 4। भाग 4 जिसमें 36 से लेकर के यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का जो हमने ग्रहण उसको किया है वह आयरलैंड के संविधान से किया है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 पे चल लेते हैं। चलिए निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को, देखिए यहाँ पे हम हमारी ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, मॉरल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से वर्णित नहीं थे, उनको बाद में वर्णित किया गया था संविधान के अंदर, जबकि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शुरुआत से ही थे और मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया
था। यहाँ आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस साल के बाद में मूल कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान का हिस्सा बन गए थे। तो आपको वो वर्ष भी ध्यान होना चाहिए, आपको वो संविधान संशोधन भी पता होना चाहिए। चलिए तब तक आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपके अनुसार कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत हमारी ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड हो गई थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 68वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए भाई कमेंट करके बताइए आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 14 के लिए कमेंट करके बताएं। चलिए जी, इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया था। ठीक है, और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में ऐड हो गए थे। ठीक है, उससे पहले नहीं थे। मूल कर्तव्य जो हैं उनकी भावना हमने रूस के संविधान से ली है, ये हमको साथ में ये भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ए ऑप्शन 6 मौलिक कर्तव्य हैं, 5 हैं, 10 हैं, या फिर 11 हैं। चलिए भाई कमेंट करके बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं। चलिए कमेंट करके बताएं भाई। चलिए इस प्रश्न में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात यही है कि जो इसका सीधा सा उत्तर है, इसलिए सीधी सी बात यही है कि इसमें आपका ऑप्शन जो है वो 11 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं, और जब संविधान लागू हुआ था यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब उसमें 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो परिवर्तन किया गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। तो 2002 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार जो है, या उनको शिक्षा प्रदान करवाना उनके माता पिता, उनके अभिभावक का कर्तव्य होगा। एक कर्तव्य जोड़ा गया और साथ में एक मौलिक अधिकार भी उसमें जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 11। वर्तमान समय में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न अपना है, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। बताइए क्यों भिन्न है? नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, उनमें क्या भिन्नता है? ए ऑप्शन है आपके सामने कि यह केवल परंपराओं पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं हम। बी ऑप्शन है आपका कि नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। सी ऑप्शन आपका कि ये न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। और डी ऑप्शन है कि ये सारे हैं। अब आपको ये बताना है कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। बताइए भाई। देखो एक अंतर तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 1951 तक है। मौलिक अधिकारों की भिन्नता की हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है और 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है।
यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक अंतर एक और भी है कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, कि हम नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय के पास नहीं जा सकते, जबकि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के पास हम जा सकते हैं, यानी न्यायालय के द्वारा भी हम इनको लागू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो गया है। चलिए, इसी ऑप्शन सही होने के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और लाइक करे बिना नहीं निकलेगा। और मिलते हैं कल फिर से। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।